हम सबके प्रिय एक बार सबके तानसेन के साधना स्थली और महारानी लक्ष्मीबाई की मोक्ष स्थली ग्वालियर को प्रणाम करता हूँ। प्रेस के मित्र बहुत उत्सुक है, मैं उनकी उत्सुकता समझता हूँ, लेकिन अगले 1 घंटे मुझे बच्चों के साथ, विशेष रूप से आज उनके माता पिता साथ आए हैं, उनके साथ संवाद करने का सुख प्राप्त होगा। मैं उनसे भी आशा करता हूँ कि वो उसके नियोजन हेतु उचित परिवेश उपलब्ध कराएंगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं सबसे पहले इन दोनों युवाओं को, परमप्रिय देवर्षि को और उनके मित्र अभिषेक को बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामना और आशीर्वाद देता हूँ कि वे विज्ञान पथ पर एक पूरी पीढ़ी को ले जाने का जो संकल्प लिए हुए हैं, वह संकल्प वहीं तक पहुँचे जहाँ भारतीय मनीषा पहुँचाती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद उन सब की। मंच पर कानपुर के सांसद, प्रसिद्ध पत्रकार और मेरे लगभग 3 दशक पुराने मित्र भाई रमेश अवस्थी जी बैठे हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत आपके तालियों के बीच होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। आज मेरे यहाँ आने का हेतु वही है, मैं माइक ले लूँगा। उन्होंने ही मुझे कहा कि मेरे परिवार के 2 बच्चों ने एक प्रयोग शुरू किया है, आपको चलना चाहिए। वर्ष का अंत चल रहा है, अंग्रेजी नववर्ष का अंत चल रहा है। आज से हजारों वर्ष पूर्व पूरी दुनिया की काल गणना भारत के हिसाब से होती थी। जनवरी पहला वर्ष नहीं था, पहला महीना नहीं था। पहला महीना मार्च होता था, जब वर्ष प्रतिपदा आती है। मार्च शब्द का मतलब ये कि चलिए शुरू करिए। जितने बच्चे बैठे हैं, माँ बाप बैठे हैं, वो ध्यान से सुनना। मार्च का मतलब ये होता था आओ साल को शुरू करते हैं। और पहला महीना मार्च, और मार्च से गिनना शुरू करिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर आता था 7वां महीना सितंबर। 7वां महीना सितंबर, वो सितंबर बना। 8वां महीना अष्टंबर, वो अक्टूबर बना। नवंबर 9वां महीना और दिसंबर 10वां महीना। एक समय था कि विश्व में काल गणना हम तय करते थे। काल चक्र ने परिवर्तन लिया, हम दास्ता के शिकार हुए। 1000 वर्ष में सांस्कृतिक पतन हुआ। हम छोटे उद्देश्यों के कारण इस देश की वागीशा, इस देश की संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाए। मैं विज्ञान पथ के इस मंच से यह अनुरोध करता हूँ और आशा करता हूँ कि जब भारत लोकतंत्र के 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा, तो पूरा विश्व वर्ष प्रतिपदा के दिन नया साल मना रहा होगा। ऐसी मैं शुभकामनाएं। यहाँ माता पिता विशेष रूप से आए, मुझे उनसे ही बात करनी है। मैं इन दोनों बच्चों को निराश नहीं करना चाहता। मैं जब भी कभी गया, मैंने सबसे कहा कि मैं मूलतः कोचिंग व्यवस्था के विपरीत व्यक्ति हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की तो बिना कोचिंग के की थी। जो 11वीं 12वीं के मेरे अध्यापक थे, वो सक्षम थे कि हमें IIT निकाल सकते थे, REC पहुंचा सकते थे। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को स्वास्थ्य देना, अच्छी सड़क देना, अच्छी बिजली देना, यह सब स्टेट का काम है, राज्य व्यवस्था का काम है, जिसके प्रतिनिधि सांसद जी बैठे हैं। इसी के लिए हम टैक्स देते हैं। मैंने कविता लिखी, मेरे कविता लिखने में राज्य का कोई योगदान नहीं था। योगदान था तो मेरे पड़ोस की गली की एक लड़की का था, जितना भी था, या मेरी माँ के स्वर का था, जो माँ ने मुझे स्वर सिखाया था, या मेरे पिता की भाषा का था जो घर में वो बोलते थे, या स्वतंत्र चेतना का था जो मेरे दादा में थी। इसमें राज्य व्यवस्था का कोई योगदान नहीं था। उस समय जो मुख्यमंत्री बने, श्रीपति मिश्र हो, वीर बहादुर सिंह हो, प्रधानमंत्री बने VP सिंह, इंदिरा गांधी, उन्होंने मुझे कवि बनाने में कोई मेहनत नहीं की। पर मैं जब कवि बन गया, पैसे कमाने लगा, और जिस दिन 1 करोड़ रुपए कमाए, तो राज्य ने कहा कि 33 करोड़ रुपए मुझे दे दो। तो मैंने राज्य से पूछा कि आपको क्यों दे दूं? बोले आपने कमाए हैं, हमें दो। तो मैंने कहा इस योग्य बनाने में आपका तो कोई योगदान नहीं था, आपने तो इसमें अड़चन डाली। बोले नहीं, आप नागरिक हैं, इस 33 करोड़ से हम सुनिश्चित करेंगे कि आपके बच्चों की शिक्षा हो सके, आपके बच्चों का स्वास्थ्य ठीक हो सके,
आपके बच्चों के लिए सड़क मिल सके। आज मैं हाईवे पर चढ़ता हूं तो गाड़ी लेकर चलता हूं तो टोल वाला मिल जाता है, कहता 500 रुपये दो। मैं कहता हूं 33 लाख रुपए दे के आए। बोले नहीं, वो अलग थे, नए दो। मैं अस्पताल जाता हूं तो सरकारी अस्पताल में पता है कि जाने के बाद आप मोक्ष ही प्राप्त कर सकते हैं, बीच में कोई मार्ग नहीं है। तो मुझे जाना पड़ता है प्राइवेट अस्पताल। वो कहता है कि 10 लाख रुपए दो, 20 लाख रुपए दो स्टंट डालने के। मैं कहता हूं मैंने पैसे दिए थे। बोले नहीं नहीं, वो आपने अलग दिए थे, हमें अलग दो। मैं शिक्षा पर आता हूं, सरकारी विद्यालय आपको कहां पहुंचाते हैं आपको पता है। तात्पर्य यह है कि जब स्टेट फेल हुआ, जब राज्य की व्यवस्थाएं फेल हुई, तब हमारे समाज के कुछ नागरिकों ने यह सोचा कि भाई बच्चों को तो पढ़ना ही है, लोगों को तो स्वास्थ्य पाना ही है, आओ हम इस जिम्मे को उठाते हैं। मैं उन सबको बहुत आशीर्वाद देता हूं जिन्होंने एक फेल स्टेट की जिम्मेदारी समझकर एक बड़े देश के निर्माण की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, अपनी भाषा पर। ये जितने बच्चे, हमारा सबसे पॉपुलर शो जो होता है विदेश में, वो कैलिफोर्निया में होता है। दुनिया के हर देश में टिकट बेचने में 20 दिन लगते हैं। कुमार विश्वास का शो है, 6000 की सीट है, 5000 की सीट है, $200 का टिकट है, $100 का टिकट है, देर लगती है। कैलिफोर्निया में जिस दिन शो लॉन्च होता है उस दिन शो बिक जाता है। कारण आयोजक सिर्फ इतना करता है कि गूगल में, एडोब में, फेसबुक में एक मेल ब्लास्ट करता है, कुमार विश्वास आ रहा है, जो भी भाषा मेरे बारे में लिखता है, वो युग कवि, लीजेंड ऑफ पोइट्री, फला ढिमका, और अर्ली बर्ड्स को $20 का ऑफ मिलेगा, $30 का ऑफ मिलेगा, और दोपहर होते होते 3000 टिकट बिक जाते हैं। वो टिकट कौन खरीदता है? वो टिकट खरीदते हैं हिंदुस्तान के IIT, IIM, NIT से गए हुए बच्चे जो विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। विज्ञान पथ से केवल इतना अनुरोध है कि इस रास्ते पर, और माँ बापों से अनुरोध है कि जिन बच्चों का हाथ पकड़कर ये अध्यापक चलेंगे, जिनसे मैंने पूछा था, इस यात्रा में इतनी गति प्राप्त मत कर लेना कि देश की सीमाएं छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर वहां की समृद्धि लाओ, इसी देश की समृद्धि लाना मैं ये चाहता। हम कुछ लोग बचे हैं जो सच बोल रहे हैं, हमसे लोग बहुत नाराज हैं, धमकियां हैं, पड़ोसी देश धमकी देता है, खालिस्तानी धमकी देते हैं, और लोग भी धमकी देते हैं। सरकार को लगता है कि मेरी सुरक्षा को खतरा है, तो केंद्र सरकार भी कहती है इन्हें सुरक्षित रखो, राज्य सरकार भी चिंता करती है। मैं कई बार अकेले में सोचता हूं, जब ये 25-30 लोग साथ चलते हैं, कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया, मैंने ऐसी क्या गलती की। मैंने फिल्मों में गाने लिखे, फिल्में लिखी, ग्वालियर में इतनी बार आया हूं, मैंने आज तक नहीं बताया माइक से कि मैंने फिल्में लिखी, क्योंकि वो कोई बहुत अच्छा काम नहीं था। काम आया, पैसे मिल रहे थे, लिखनी तो लिख दी। आखिरी जो फिल्म लिखी उसे ही फिल्म फेयर मिला 10वीं, अभिषेक बच्चन जी के लिए, उसके डायलॉग लिखे, स्क्रिप्ट लिखी। अभी जो फिल्म के गाने लिखे, उसके गाने में सबके चुनाव लड़े गए, इनका चुनाव भी उसी के गाने में लड़ा गया, विश्व कप भी उसमें लड़ा गया। मिशन रानीगंज, हम साथ चले तो जीतेंगे, भी प्राग ने गाना गाया, अभी भी लिख रहा हूं। अगर मैं वहीं रहता, उन्हीं की बोली बोलता, हाय ब्रो, हेलो ब्रो, ब्रांड पहनता, चार्टर लेके चलता, शादियों की खबरें आती, पहली फेल हो गई कुमार विश्वास की, अब दूसरी से डेट कर रहे हैं, तीसरी फेल हो गई, अब चौथी से डेट कर रहे हैं। मैं भी गुटखे का विज्ञापन करता, ज़बा कैंसरी। आपकी तालियां उठनी चाहिए थी इसका। नस नस में ज्वार भरे, ये गुटखे के शहर से ही आते हैं, कानपुर वाले सांसद जी। इन्हें क्या बनता है? ऐसा नहीं है कि वो लोग मेरे दोस्त नहीं है, ऐसा नहीं है कि शिखर का मालिक मेरा दोस्त नहीं है, कि रजनीगंधा का मालिक मेरा दोस्त नहीं है, मेरे निजी मित्र हैं। सब मेरे घर आते, मैं सबके घर जाता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मुझ पर प्रस्ताव ना आए होंगे। उनमें से एक आदमी तो इतना जबरदस्त प्रस्ताव लाया 3 साल पहले कि साहब वो लेक पैलेस में आपका एक मुशायरा होगा, आप एक शेर पढ़ोगे और जनता करेगी वाह, और आप ये दाने हाथ में रख के कहोगे इसी से आता है लफ्ज में एहसास। मैंने उसको कहा कि चाय पी और उठ, क्योंकि मेरे घर में दोनों वक्त अच्छा भोजन बनने योग्य, मेरे माता पिता की सेवा योग्य,
और मेरे शरीर पे कपड़ा धारण करने योग्य पैसा इस देश की जनता ने चंदा करके दिया है। अब कोई कारण नहीं बचता कि मैं इस देश की नसों में जहर घोलने वाले किसी उत्पाद का विज्ञापन 5 करोड़ या 10 करोड़ के लिए करूं। आप इनका इंस्टाग्राम देखिए, आप इनका फेसबुक देखिए। ये बच्चा मेरा बेटा अभी आया था, गौरव चौहान, ये क्या करता है जी? ये जो हो रहा होता है, जो इसे बुरा लगता है उसे कविता करता है, जोर से बोलता है, चीख के बोलता है। कितने पैसे मिलते हैं जी इसे? 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए। अभी ये इस प्रतिभा को लेके चला जाए बंबई और 4 सीरियल्स में घटिया तरीके के, जिनमें बिना माँ और बहन की गाली के एक वाक्य नहीं बनता, उसमें लिखना लगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जैसा वो लिख रहे हैं उससे 10 गुना अच्छा लिखेगा। क्योंकि वो तो बंबई बैठ के इटावा बता रहे हैं, तो इटावा में रह के इटावा बताएगा। भाई का है तो इसे तो पता है कैसे गाली दी जाती है, कैसे लिखा जाता है, गोली मारने के लिए क्या कहा जाता है, हैं? इतना गोली मारेंगे कि खोखा बेच के करोड़पति हो जाइएगा। ये तो यही लिख सकता है, लेकिन वो अपना उत्तरदायित्व दे रहा है। मैं विज्ञान पथ में आने वाले बच्चों से कहना चाहता हूं, वैज्ञानिक बनो, IITian बनो, NIT में चले जाओ, लेकिन आज संकल्प लो कि विज्ञान में तो महारत हासिल करोगे ही, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, इसमें तो महारत हासिल करोगे, लेकिन जो मूल धर्म है भारत का, जिसकी वजह से विश्व गुरु है, उस सांस्कृतिक चेतना में, उस मनुष्यता में जब तक महारत हासिल नहीं करोगे, तब तक IITian हो जाओ, तब भी मेरे लिए ITI ही कहलाओगे, छोटे ही कहलाओगे, सामान्य ही कहलाओगे। हमारे देश में एक लड़का क्रिकेट खेलता है, अभी तो रिटायरमेंट लेने वाला है, दिल्ली का बच्चा है, बड़ी प्रतिभा है, उसने बड़ी मेहनत करा, वो क्रिकेट का कैप्टन बना, सेंचुरी मारी, उसने एक अभिनेत्री से विवाह करा, वो बच्ची भी अपने प्रतिभा से अभिनेत्री बनी। वो एक मैच हार गए वो लोग। उसकी 6 साल की बच्ची के बारे में ट्विटर पर जो लिखा गया वो घृणास्पद था, और बेंगलोर के एक लड़के ने जो गंदी थ्रेड दी, हमने उसे बेंगलोर के DG को भेजा कि इस चूहे को खोद के निकालो, कौन है ये। तो आपको आश्चर्य होगा, कोई सड़क चलता मवाली नहीं था, वो कोई दारू पिए हुआ कोई आदमी नहीं था। वो भारत की एक मल्टीनेशनल कंपनी में 68 लाख रुपए साल पे काम करने वाला एक IITian IIM का लड़का था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जड़ में कहीं कुछ गहरा मिसिंग है। कितने माँ बाप यहां बैठे हैं जिन्होंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहे बनना, अच्छा आदमी जरूर बनना, ईमानदार आदमी जरूर बनना, अच्छा आदमी जरूर बनना। 10 हाथ उठे हैं। जिस दिन विज्ञान पथ के अगले सेशन में सारे हाथ उठने लगेंगे, उस दिन मैं मालूंगा कि देवर्षि का संकल्प पूरा हुआ। इस लड़के ने ठीक कहा। मेरी बेटी विश्व के एक बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ी है, 12वीं शताब्दी का विश्वविद्यालय, दुनिया के पहले दूसरे नंबर का, लंदन में। जब वो छोटी थी तो पास के एक स्कूल में गई, DPS में। तो एक दिन वो मेरे पास आई, शायद मेरे ख्याल से नर्सरी या उससे भी पहले कुछ होता है, उसमें थी वो। तो उसने मुझसे पूछा कि पापा बड़े हो के हमको क्या बनना है? मैंने कहा मतलब तुम सोचो, आगे सोचो। बोले नहीं, आज मैडम सब बच्चों से पूछ रही थी बड़े हो के क्या बनोगे। तो आशिमा ने कहा कि डॉक्टर बनेगी, यश ने कहा कि वो इंजीनियर बनेगा, उसने कहा पापा मुझको क्या बनना है? तो मैंने उसको कहा बेटा हमको बड़े होके अच्छा आदमी बनना है, बढ़िया मनुष्य बनना है। अगले दिन वो क्लास में गई तो फिर आई, फिर वो रोई कि आपने मुझे क्या सिखा दिया? मैंने कहा क्या हुआ? बोले मैंने कहा अच्छा आदमी बनना है, तो मैडम भी हंसी और क्लास भी हंसी, क्योंकि अच्छा आदमी बनना प्राथमिकता पे ही नहीं। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, PCS बनना है। और यही कारण है कि बिना अच्छा आदमी बने इंजीनियर बन रहे हो तो पुल ऐसा बना रहे हो जिसमें 200 आदमी मर रहे हैं, डॉक्टर ऐसे बना रहे हो जो किडनी बेच के खा रहे हैं और मरे हुए आदमी की लाश पर 3 दिन तक पैसा ले रहे हैं, वेंटिलेटर पर रख रखा है। भाई साहब अभी जान है आपके दादाजी में, अभी तक भी जान है। कलेक्टर बना रहे हो तो ऐसा बना रहे हो जो मंत्री के सामने घिघियाने लगता है, जो जंगल काटने पे बोलता नहीं है, कब्जा करते में बोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अच्छा आदमी नहीं बनाया। देखो कुछ भी बचोगे, आखिर में जब जाओगे ना, जिस दिन पृथ्वी छोड़ोगे माँ बाप के रूप में। मैं लंदन में था रमेश जी, 3 दिन का अपने अपने रामदत्त, दुनिया के एक बड़े करोड़पति हैं, लोहा बेचते हैं, उन्होंने कराया था। तो लोग मिलने आते थे, एक बोले साहब ये मेरे बड़े परिचित हैं, इनसे मिल लीजिए। दोनों अंकल आंटी बहुत नाराज दुखी हैं। अब अंकल आंटी तो समझ लीजिए उनकी उम्र भी 80 होगी,
80 साल के अंकल जी थे, 75 की आंटी जी थी। मैंने दोनों को अपने कक्ष में बुलाया, मैंने कहा बताइए अंकल, तो रोने लगे। बोले जी एक ही लड़का था और मैं प्रोफेसर था, ये भी प्रोफेसर थी, हमने बड़ी मेहनत कराई, 9वीं क्लास से IIT बनाने के लिए पीछे लग गए। उसने कहा बेटा कुछ मत देख बस आगे देख, कुछ मत देख बस आगे बढ़। बड़ी मेहनत करी, कैलिफोर्निया आया, नौकरी करी, फिर अच्छा खासा सॉफ्टवेयर का काम करा, 5-6 हज़ार करोड़ की कंपनी कर ली है। तो मैंने कहा आपका ध्यान नहीं रखता है? बोले नहीं ध्यान रखता है, पैसे भेजता है, लेकिन जब भी मिलिए तो ऐसा लगता है कि किसी अपरिचित आदमी के साथ रह रहा है, हमारा बेटा नहीं है। मैंने कहा इसमें दोष क्यों दे रहे हैं? आप ही ने तो उससे कहा था सब कुछ छोड़ के आगे बढ़, वो आपको भी छोड़ के आगे बढ़ गया, उसे आदत ही सिखाई गई थी आपके द्वारा। तो यहां बैठे हुए बच्चों बहुत आगे बढ़ो। IIT क्या, तुम मुझे MIT में मिलो। MIT क्या, मैं जिस दिन गूगल जाऊं तो मुझे गूगल के हेड के रूप में मिलो। गूगल क्या, जिस दिन मुझे भगवान करे व्हाइट हाउस में अपने राज करने का मौका मिले तो व्हाइट हाउस में बैठे हुए तुम मिलो, ऐसी मेरी शुभकामना है। लेकिन भारतीयता और मनुष्यता मत छोड़ना, क्योंकि कोई कहने नहीं आएगा, सब डरे हुए हैं, सबके मुंह पर ताला है कि आपको मुख्य धारा से काट दिया जाएगा। सबको पद्मश्रीयों की चिंता है, सबको नेताओं के मरने और लूटने की चिंताएं हैं। ऐसे समय में मुश्किल लोग हैं जो ये कह रहे हैं आपसे। ये बच्चियां बैठी हैं, ये बेटियां बैठी हैं, ये लड़के बैठे हैं। मैंने 5-6 दिन पहले यही तो बोला था, जिसपे पूरे देश में हल्ला मच गया। फिर दोहरा रहा हूं, अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ। उनकी नाराजगी पीछे वाले हिस्से से नहीं थी, उनकी नाराजगी आगे वाले हिस्से से। मुझको जहाज में मिल जाता है आदमी, 35-40 साल का एक आदमी मिला, वेल कुमार जी, जी नमस्ते, हम तो आपके बड़े फैन थे। उनका थे का मतलब नहीं, वो पहले आप अच्छा था, वो दीवाना कहता है और वो सब, आप कहाँ राम वाम में पड़ गए। मैंने कहा वो भाई संभल के, राम में हूं वाम तू है, हम अलग अलग है भाई, हम एक नहीं है। हैरी पॉटर पढ़ाएंगे आप। पिछले 10 साल में भारत के वित्तीय बजट के बराबर जिसे कहानी ने पैसा कमाया वो हैरी पॉटर की कहानी थी, जिसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये बच्चा यहां बैठा है, मैं जानता नहीं है कहां से आया है, लेकिन ये तय बात है कि अपने पुरुषार्थ से यहां आया। मैं ग्वालियर में बोल रहा हूं जहां पुरुषार्थ के बजाय खानदानों की परंपरा है, तब कह रहा हूं मैं ये बात, लेकिन ये पुरुषार्थ से आया है। ये रमेश अवस्थी गांव से आए हैं तो पुरुषार्थ से आए हैं। मुझे नहीं जानते आपने किस गांव में पैदा हुआ था, पर मैं यहां आया हूं, इतनी भीड़ ने तालियां बजाई है तो मैं अपने पुरुषार्थ से आया हूं। मुझे कोई हैरी पॉटर की तरह मुझे कोई जादुई चीज नहीं मिली। हैरी पॉटर की कहानी में क्या पुरुषार्थ है? हैरी पॉटर ने क्या मेहनत की? कोई मेहनत नहीं की, बस एक झाड़ू थी उसके पास, उसने वो टांग के बीच लगाई, उड़ने लगा। इसमें क्या पुरुषार्थ है? हमने भी उड़ाया था एक झाड़ू लगा, तो इसमें क्या पुरुषार्थ हुआ? झाड़ू लगा के उड़ने में क्या पुरुषार्थ हुआ? पुरुषार्थ किसमें है? पुरुषार्थ है दुनिया के सबसे बड़े राजवंश के 16 वर्ष के उस युवराज में, जिसे अगले दिन की शपथ ग्रहण समारोह में देश का सबसे बड़ा व्यक्ति घोषित करना है। 7 नदियों का जल आ गया है, समस्त प्रदेशों के पंडित आ गए हैं, अगवानी के लिए मंगल द्वार सज गए हैं, और रात्रि के एक अंधेरे कक्ष में उसका पिता उससे कहता है कि बेटा कल राज्याभिषेक नहीं होगा, जंगल चले जाओ, 14 वर्ष बाद आना। तो वो आत्महत्या नहीं करता है कि मैं रंगीन ना आने की वजह से, वो कहता है जा रहा हूं और पृथ्वी जीत कर लौटूंगा, भगवान बनकर लौटूंगा। पुरुषार्थ इसमें है। अगर ये कहानी पढ़ा दी गई तो आपके बच्चे के अंदर पुरुषार्थ आ जाएगा। इसीलिए राम कैसा बनाओ? स्त्री विरोधी राम बनाओ। दुनिया का सबसे बड़ा प्रेमी स्त्री विरोधी है। वाइफ से पूछ लेना, रास्ते में हम जाएंगे, आगरा पड़ेगा, जब भी कोई राष्ट्र अध्यक्ष आता है, मैनेजमेंट की टीम है उसको भी रेट रखना। हम तो किसी पद पे हैं नहीं, भगवान करे आप ही विदेश मंत्री बने किस दिन। नहीं,
बन सकते हैं, भाजपा में किसी का पता थोड़ी चलता है कौन कब क्या हो जाएगा। और आपको तो पता है हमारी सरस्वती फलती है। हमने 2004 में एक आदमी को कहा था मुख्यमंत्री थे कि प्रधानमंत्री बनोगे, बन ही गए। भाई विदेश से मेहमान आता है, उसे घुमाने ले जाते हैं, बोले ताजमहल दिखा दो। क्या है ताजमहल? कब्रिस्तान। 2 लाशें आराम कर रही हैं, हश्र के दिन का इंतजार कर रही हैं। एक राजा, एक शहंशाह जिसने मरते हुए बंगाल से पैसा खींचकर अपनी अय्याशी के लिए एक सफेद मुजस्समा बनाया। मैं उन शिल्पकारों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अद्भुत किस्म की वो बिल्डिंग बनाई। वो जो कोई भी थे वो विश्वकर्मा के बेटे हैं, उनके चरणों में हमारा प्रणाम कि उन्होंने दुनिया में इतना खूबसूरत चीज बनाई। लेकिन किसके लिए? एक ऐसे आदमी की जिसकी वो पत्नी 19वें नंबर की थी और वो भी उनके दूसरे नंबर के पति थे, और वो 14वें बच्चे को जन्म देती मरी थी। हाँ, और शाहजहां का कहना था कि मैंने पूरा प्यार नहीं कर पाया इसलिए स्मारक बना रहा हूं। उसे कहते हैं कि ये प्रेम का प्रतीक है। अगली पंक्ति कह रहा हूं, इस पर आपका मुझे मनोबल मिले। रमेश अवस्थी जी, कभी विदेश मंत्री बनो और कुछ भी दिखाने लायक ना हो तो विदेश के मेहमान को बिहार ले जाना और वहां एक पर्वत से गिरकर मरती हुई अपनी गर्भवती पत्नी को देखकर एक माझी ने हथौड़ा लेकर पूरा पहाड़ तोड़ दिया था, वो दिखाना, इसे प्रेम है। और शायद अगली पंक्ति पर पूरा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाएगा, यहां भी बाज ना हो तो उसे हेलीकॉप्टर में बिठाना और धनुषकोडी ले जाकर लंका तक बनने वाला वो सेतु दिखाना जहां से एक प्रेमी चलकर दूसरी प्रेमिका को। आप कहते हो ये प्रेम का प्रतीक है? विज्ञान पथ के बच्चों, तुम्हें अपने हीरो बदलने पड़ेंगे। जिनको तुम हीरो मानते हो, जिनको तुम नायक मानते हो, ये तुम्हारे घरों की बच्चियों के साथ दामिनी के रूप में बलात्कार हो जाए तो घर में कुत्ते बिल्ली के फोटो पोस्ट करते रहते हैं। देश की सरकारें हिंसक हो जाएं, देश की सरकारें भ्रष्टाचारी हो जाएं, तो ये देश की सरकार से पद्मश्री और पद्म भूषण लेने के लिए जुगाड़ लगाते रहते हैं। ये कभी नहीं बोलेंगे क्या? अगर नहीं बोलेंगे तो जाओ, इनसे उम्मीद ही नहीं है। हम अपने नए मानक गढ़ेंगे। हमारा मानक चंद्रगुप्त और सिंगरण की परंपरा का 18 साल का गुणेश है, जो शतरंज की बाजी में पूरी दुनिया को पराजित करके भारत लौटता है। वो हमारा नया मानक। हमारा मानक IIT और IIM से जाने वाला वो लड़का है जो गूगल को हेड करता है। दुनिया की 3 बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी, 3 लोग कौन राज्य कर रहे हैं? सत्यम पहला, शिवम, सुंदरम। भगवान शंकर का डमरू बज रहा है पूरी दुनिया में, सत्यम शिवम सुंदरम। ये कौन बच्चे हैं? ये जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे तुमसे पढ़कर, और ये जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, ये किसके हैं? टाटा के, बिड़ले के, मंत्री के? नहीं, मंत्री के लड़के को तो विधायक बनना है, राजा के लड़के को तो राजा बनना है, चाहे लोकतंत्र आ गया हो, राजा ही बनना है आपसे, चाहे पार्टी में इधर जाना पड़े चाहे उधर जाना पड़े, उसे राजा ही बनना है। क्या दिक्कत है? ये बच्चे हैं सामान्य घरों से आए हुए, ये बच्चे हैं क्लर्कों के, ये बच्चे हैं इंजीनियर्स के, ये बच्चे हैं बैंक में काम करने वाले लोगों के, ये बच्चे हैं अध्यापकों के, जिनकी जिंदगी में केवल एक ही पूंजी है कि लड़ झगड़ कर मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं। अब चाहे सुबह 5 बजे बिट्टू को उठाना पड़े, चाहे उसकी मां को 4 बजे उसके लिए खाना पड़े, चाहे रात को बैठना पड़े, बस एक बार इसका भविष्य सुरक्षित हो जाए। यहां बैठे हुए बच्चों, अपने सपनों के लिए नहीं, इस देश के सपनों के लिए जान लगा दो कि तुम्हें IIT क्लियर करनी ही है, NIT क्लियर करनी ही है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हमारा बच्चा बोल रहा था कि उन्होंने बड़ी 20-30 वर्षों में भारतीय कवि सम्मेलन, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। मैं एक फेल आदमी था, मैं इंजीनियरिंग से फरार आदमी था। अगर मैं ये भी नहीं करता तो मैं क्या कहानी बनता कि देखो पढ़ नहीं पाए, प्रोफेसर साहब के 4 बच्चे पढ़ गए, ये नहीं पढ़ पाया। लेकिन नहीं, मैंने इसलिए लड़ाई नहीं लड़ी कि मुझे पैसे कमाने थे। जो मुझे निजी रूप से लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि मेरे जीवन में अर्थ का महत्व ही नहीं है। मैं शाकाहारी आदमी हूं, कवियों वाले 2-3 शौक मुझ में है नहीं। कपड़े
पिछले 10-12 साल से मैंने खरीदे नहीं। रोज रात नया कपड़ा पहनता हूं लेकिन मैंने खरीदे नहीं। डिजाइनर्स हैं बड़े बड़े, वो आते हैं 10-12 कपड़े बना के, सर ये पहनना है। आपके यहाँ भी एक है जेट ब्लू वाला चौहान, वो पहना जाता है, कभी कोई और पहना जाता है। कपड़े खरीदे नहीं है, घड़ियां खरीदी नहीं है, चश्मा खरीदा नहीं है, जूता खरीदा नहीं है। ब्राह्मण हूं, दान पे पल रहा हूं। और अगली बात कह रहा हूं, इस पर साहस देना, जब तक मन के अंदर ये आत्मविश्वास है कि 150 करोड़ के देश में 2 वक्त रोटी खिलाने वाला गृहस्थ मुझे जिंदा है, तब तक सच बोलता रहूंगा, ना किसी के रुकने से रुकूंगा, ना कुछ होगा। संकट है अच्छा मनुष्य बनाने का, संकट है हमारे पारिवारिक मूल्यों का। छोटे थे तो हमने क्या कहानियां देखी थी, दूरदर्शन आया था तो दूरदर्शन के लोग यहां बैठे हैं, क्या देखा था हमने, साझा चूल्हा। हम लोग जिनमें पारिवारिक मूल्य थे, अभी जितने भी सीरियल्स हैं चाहे नेटफ्लिक्स पे हों सीरीज, उनमें क्या है, पारिवारिक अवमूल्यन। क्या है मिर्जापुर, क्या है मिर्जापुर? वही मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई है पंकज, बड़ा प्रशंसक है। हम लोगों ने टीवी पे शो किए हैं, कपिल के शो में मैं इसे खींच के ले गया था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा अभिनेता। पर है क्या, तीनों की तीनों पीढ़ियां लंपट है। परिवार और अपनी टीम विज्ञान बच्ची, उसके बाद बुरा मत मानिए, 10,000 लोगों का सैंपल लीजिए, ऐसा लंपट दादा आपको मिलेगा, लॉन्च हो जाएगी। उसके बाद बुला लो, उसके बाद परिवार का फोटो बोल देंगे, जो पौत्र वधू पर कुदृष्टि रखता हो, मिलेगा क्या? उसके बाद नहीं मिलता। हाँ ये गुरु लोग बैठे, जितने टीचर्स आए थे, मैंने सबसे पूछा सर आप क्या पढ़ाते हैं? अधिकांश ने पैर छुए, मैंने सबको सर कहा, सर आप क्या पढ़ाते हैं? क्योंकि इस समय मैं अध्यापक नहीं, इस समय मैं कुमार विश्वास हूं, ये अध्यापक है, ये टीचर है, सर है। वो क्या सिखा रहा है कि पौत्र वधू, वो क्या सिखा रहे हैं? और ये अनायास नहीं हो रहा है, पागल मत बनना ग्वालियर वालों, इस पर बड़ा निवेश है। हॉलीवुड पैसा डाल रहा है, वेस्ट पैसा डाल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारा सोना जा चुका, तुम्हारी चांदी जा चुकी, तुम्हारी प्रतिभा जा चुकी, एक चीज बची है तुम्हारे पास, परिवार और संस्कार। अगर ये और तोड़ दिया जाए तो अगले 100 साल बाद इस देश को फिर गुलाम बनाया जा सकता है। इसलिए जितने बच्चे हैं, तुम्हें बहुत फैसिनेट करते होंगे गुड्डू भैया, कालीन भैया बहुत फैसिनेट करते होंगे, या उनका कालीन भैया का बेटा, ये सब सोची समझी साजिश के अंतर्गत तुम्हें डाले। जैसे मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, आज से 36 वर्ष पहले मैंने नौकरी शुरू की। मैं 21-22 साल का था, नेट क्लियर किया और मेरी गवर्नमेंट कॉलेज गंगानगर में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी लग गई, पब्लिक सर्विस कमीशन से। अब 21 साल का मैं दिल्ली से गया हुआ लड़का, गाजियाबाद से, जैसा हूं इसके भी आधा था, और वहां पंजाबियों के, खत्रियों के, जाटों के परिवार, बड़े खाते पीते, अच्छा कद, खुला रंग, एकदम बच्चियां आती थी पढ़ने एमए में। प्रोफेसर अबव द हेड बोलता है, ऊपर खड़े होकर बोलता है, बच्चा नीचे से बोलता है। तो बहुत सारे जो कॉपियां मिलती थी उनमें बहुत प्रेम पत्र मिलते थे, सामान्य सी बात थी। उससे बचने का एक तरीका था कि पूरी क्लास में बेटा बोलो, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा। तो एक बच्ची ऐसी थी तो ज्यादा व्यथित हो गई, थोड़ा उसको ज्यादा कष्ट हो गया। वो नगर के एक बड़े उद्योगपति थे जो उस कॉलेज में प्रबंधक भी थे, उनकी बिटिया थी। मैंने कभी ये किस्सा सुनाया नहीं रमेश जी। उन्होंने मुझे खाने पर घर बुलाया, उन्होंने मुझसे कहा प्रोफेसर साहब आपकी शादी घर वालों ने तय कर दी? मैंने कहा जी नहीं। कोई लड़की पसंद है? मैंने कहा जी अभी तो नहीं है, एक थी उसकी हो गई। तो बोले अच्छा तो शादी तो करेंगे? मैंने कहा जी। आपकी शादी के बारे में किससे बात करनी पड़ेगी? मैंने कहा जी माता पिता से। किसके बारे में? तो उन्होंने बताया कि मेरी पुत्री के बारे में। तो मैंने उनसे कहा पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपकी पुत्री अत्यंत सुदर्शन है, बहुत प्यारी बच्ची है, अच्छा बोलती है, विदुषी है, वो जिसके घर में जाएगी उजाला कर देगी। और दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे माता पिता से ना मिलें, क्योंकि मेरे माता पिता भी कहेंगे तो मैं विवाह नहीं करूंगा। तो बोले कि मैं बेटी के हाथों मजबूर हूं, उसकी बड़ी जिद है।
और आप चिंता मत करिए, पैसा हम पर बहुत है, हम नया कॉलेज खोल देंगे, आप ही चलाना, छोड़ो इस गवर्नमेंट की नौकरी। तो मैंने भी किस्सा सुनाया। पांडव जब वनवास में थे तो 12 वर्ष का वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास था। अज्ञातवास के दौरान पांडव वेश बदलकर अलवर के पास मत्स्य राज्य में रहने लगे, विराट नरेश के यहां। विराट नरेश की एक बेटी थी, उसका नाम था उत्तरा। उस समय महाबली अर्जुन, महावीर अर्जुन एक किन्नर का वेश बना के रह रहे थे बृहन्नला का, क्योंकि उन्हें शाप मिला था कि उन्हें जीवन में 1 वर्ष किन्नर के रूप में काटना पड़ेगा, जो भी था। जब अज्ञातवास समाप्त होने लगा और ये पता चला कि ये तो युधिष्ठिर हैं, ये तो भीम हैं, ये तो अर्जुन हैं, तो विराट नरेश बहुत डर गया कि कहां तो कुरु जनपद का महान इतिहास और कहां मेरा छोटा सा राज्य। तो वो युधिष्ठिर से बोला, साहब आप मेरा राज्य ले लो। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, जिसने आपको अतिथि के रूप में रखा उसका राज्य हड़पना गलत बात है। तो बोला फिर मुझे क्या प्रिय है? फिर बोला मुझको उत्तरा प्राणों से अधिक प्रिय है, आप अर्जुन के लिए इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। यहां आती है बात। अर्जुन ने कहा यह संभव नहीं है। विराट नरेश ने कहा क्यों? अर्जुन ने कहा जन्म 2 तरह का होता है, एक शरीर का और एक ज्ञान का। मैंने इस लड़की को नृत्य सिखाकर ज्ञान का जन्म दिया है, इस कारण ये मेरी पुत्री है, इससे विवाह संभव नहीं है। विराट नरेश ने कहा कि पर मैंने तो ये वाणी से दान दे दी, वाग्दत्ता हो गई, अब मैं इसे वापस नहीं ले सकता। जब युधिष्ठिर ने अच्छी बात कही, इस पर भी आपके हाथ खुले। युधिष्ठिर ने कहा कि पुत्रवधू भी पुत्री की तरह होती है, हम अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के लिए इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी। ये कौन सिखा रहा था? महाभारत। कौन? महाभारत। और पौत्र वधू के साथ संबंध बना लिए जाए, ये कौन सिखा रहा है? नेटफ्लिक्स। इसीलिए कहता हूं अपने बच्चों को रामायण महाभारत पढ़ाओ, इसलिए पढ़ाओ कि अंत में वो एक सफल मनुष्य बनेंगे या असफल मनुष्य बनेंगे। एक और बच्चों से बात कहता हूं, जो बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं, बेटा बहुत मेहनत करो, बहुत अच्छे से पढ़ो, भगवान करे तुम IIT टॉप करो, विज्ञान पथ से तुम्हारा ज्ञान पथ खुले, इंजीनियर से तुम साइंटिस्ट बनो, लेकिन अगर 1% भी असफलता मिले कभी किसी तथाकथित सफलता के प्रयोगों में, तो उसे असफलता मत समझना, बस तुम मेहनत अच्छी करना। क्योंकि अगर असफलता है तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर किसी बड़े उद्देश्य के लिए तुमको सुरक्षित रख रहा है, कोई और बड़ा काम कर रहा है। अब इसका मतलब यही नहीं कि तुम पढ़ना ही बंद कर दो कि मेरे को तो ईश्वर किसी बड़े काम के लिए रखे हुए है। असफलता तो ऐसी सीख है जो सफल होने के लिए बार बार प्रेरित करती है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं जीवन में तथाकथित रूप से 3 बार असफल हुआ और हर बार व्यतीत हुआ, लेकिन अब मेरे दिमाग में आ गया है कि असफलता का मतलब है कि भगवान किसी बड़े काम के लिए तैयार कर। प्रेम में असफल हुआ तो कविताओं में स्पंदन आया, वरना था कविताओं में कहाँ इतनी वाइब्रेशन आती कि पूरी 3-3 जनरेशन एक साथ गाती हैं, लाखों लोग एक साथ गाते हैं, कैसे? इंजीनियरिंग में असफल हुआ तो यहां आया आपके बीच, नहीं तो टाटा की किसी कंपनी में सीनियर पोजीशन पे बैठा होता, आंकड़ा देख रहा होता कितना गाड़ी बिकी, कितना स्टील बिका। अभी पिछले दिनों कुछ लोगों ने कहा मैं राजनीति में असफल हुआ, लेकिन बड़ा अच्छा रहा कि राम पे बोल रहा हूं, वरना दारू का हिसाब दे रहा होता। असफलता का मतलब ये है कि भगवान ने आपको किसी बड़े नियोजन के लिए सुरक्षित रखा। तमिलनाडु के एक मल्लाह के बेटे, जिनके पिता मुअज्जिन थे, मस्जिद में अजान देने का काम करते थे, फैकरुद्दीन जनाब, उनका दूसरे नंबर का लड़का अपनी बहन के गहने गिरवी रखकर NDA पास करके देहरादून में सिलेक्शन के लिए गया पायलट बनने का। उसे था कि मैं सेलेक्ट तो हो ही जाऊंगा, सिलेक्शन नहीं हुआ, लौटने के पैसे नहीं थे,
तो ऋषिकेश तक तो आ गया किसी तरीके से। उनकी किताब पढ़िए, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। उसमें लिखते हैं वो कि मैं शिवानंद आश्रम के पास जो पहाड़ी है जहां आजकल पार्किंग बन गई है ऋषिकेश में, जहां गंगा जी काफी नीचे बहती हैं, वहां शाम के समय उद्विग्न घूम रहा था कि कूद जाते हैं, जीवन समाप्त हो गया, आत्महत्या कर लेते हैं, क्या बचा है। स्वामी शिवानंद जी संध्या आरती करके बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक लड़का बहुत तेज तेज चक्कर लगा रहा है। वो समझ गए, विज्ञ पुरुष थे, महात्मा थे, तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ आओ, इधर मत घूमो, बरसात का समय है, माता उफान पर है, गिर जाओगे तो दुर्घटना हो जाएगी, अंदर चलो। शर्मा शर्मी अंदर चले गए। पूछा भोजन किया है? बोला नहीं महाराज, भोजन कराया। अब पूछा क्या कर रहे थे? तो कलाम साहब रोने लगे, बोले मैं पायलट बनने आया था और नहीं बन पाया और पैसे है नहीं। शिवानंद जी ने पैसे दिए कि सुबह तुम चले जाना, ट्रेन पकड़ लेना, घर पहुंच जाना। जब सुबह जाने लगे तो शिवानंद जी सामने दिख गए, तो प्रणाम करके एक इस्लाम में ईमान लाने वाले एक मुसलमान अब्दुल कलाम ने शिवानंद जी से पूछा कि आप तो भगवान के बहुत निकट हैं महाराज, बता सकते हैं मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मैं पायलट क्यों नहीं बना? मुझे पायलट बनना था। जो उत्तर शिवानंद जी ने दिया वो महत्वपूर्ण है। शिवानंद जी ने कहा बेटा तुम पायलट इसलिए नहीं बने कि भगवान ने तुम्हें इससे किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए रख रखा है कि वो कराऊंगा। अभी जो लोग आ सकते हैं बोल दो। हाँ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बोलो बोलो, ले आए मैं कर लेंगे। अभी भी आपकी उतनी प्रतिसाद नहीं आया। उन्होंने कहा कि पायलट नहीं बनना था, पायलट तो कुछ बड़ा बना रहा है बेटा भगवान, इसलिए तुझे कह रहा है वापस जा। जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति बने और 26 जनवरी के दिन में परेड देख रहा था और नीचे खड़े हुए अब्दुल कलाम साहब के ऊपर 12 हवाई जहाजों ने पुष्प वर्षा की, तो मैंने कहा भगवान ये चाह रहा था कि तू यहां खड़ा। बेटा तू तिरंगे के नीचे खड़ा हो, देश की वायुसेना जिसमें तू पायलट बनना चाह रहा है, इसके पायलटों का सर्वोच्च कमांडर तुझे बनाऊंगा। हम अभी एक बार बंबई गए थे तो एक हमारा दोस्त है, IITian है, वो उपन्यास लिखता है अंग्रेजी के, बड़े लुगदी छाप लिखता है। हिंदी में लिखता तो मस्तराम कहलाता, पर अंग्रेजी में लिखता है तो चल जाता है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबकी चेतना में उसका नाम है। ऐसे ही लिखता है, लेकिन अंग्रेजी ऐसी भाषा है कि बोलने लगो तो आदमी को लगता है कुछ बड़ी बात हो गई। वो और मैं IIT में मेहमान थे, माइक उसके सामने भी था, मेरे सामने भी था। वो बोला कि कुमार पे इंजीनियरिंग हुई नहीं, मैंने पूरी की। मैं तो उत्तर प्रदेश का आदमी, जवाब तो देना ही था। मैंने कहा इसमें क्या बात है, जो बात मेरे 6 महीने में समझ में आ गई तेरे 4 साल में समझ में आएगी। कुछ वीडियोग्राफर को बोल दो अपने वाले पीछे से भी ले लेंगे। आखिरकार तो तू भी लेखक है और मैं कवि हूं, तो जितनी जल्दी अपनी डेस्टिनी पहचान लो। अगर रोबोटिक्स चलानी है, अगर AI सीखनी है, अगर कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर बनना है, अगर मैकेनिकल में जाना है, अगर केमिकल इंजीनियरिंग में जाना है, तो फिर उससे इश्क कर लो। फिर सर ना बताएं आपको, आप सर को बताओ ऐसा काम करो। बुरा मत मानिएगा, मैं बिल्कुल, मुझे पसंद नहीं था विज्ञान, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मैंने इश्क किया विज्ञान से। मुझे बुरा लगता था लेकिन फिर भी मैंने फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन से इश्क किया, फिर भी मैंने प्रोबेबिलिटी से इश्क किया, फिर भी मैंने, अगर मुझे पता था कि 9वीं 10वीं क्लास में कि ये पीरियोडिक टेबल परेशान करेगी जिंदगी भर, तो मैंने उसका टंटा ही काट दिया। हाँ। मैंने उसको आगे से पीछे तक और ऊपर से नीचे तक पूरी याद करा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरान, Na, Na, MgL, KCl, SCpR, VCr, MnF, PCU, सब याद करा। यू भी याद करो, यू भी याद करो। पहला काम यही होता था 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, जैसे ही केमिस्ट्री की कॉपी मिलती थी, अभी पेपर मिला नहीं, 10 मिनट पहले कॉपी मिल गई, सबसे पीछे लाइन खींची, पूरी पीरियोडिक टेबल लिखी। अब बता वैलेंसी कहाँ जाएगी, अब तो मेरे हाथ में है, क्योंकि उससे इश्क हो गया। इश्क किया तो इश्क से इश्क हो गया, और कविता की तो कविता से इश्क हुआ। सामाजिक आंदोलन में उतरा तो हो सकता है वो चोटे कुछ और सोच रहे थे, पर मुझे इश्क हो गया था आंदोलन से, मैं सड़क पर था। आज 3-3, 4-4 दिन नाम पर बोलता हूं तो मुझे इश्क है। लोग बात चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, कई बार व्यवस्थाएं नहीं होती, यहां से वहां जाना है, वहां से वहां जाना है,
बुलाने वाले धनी हैं, चार्टर से चले जाते हैं तो सोशल मीडिया पर फोटो लग जाती है ना, देखो राम पे बोलते हैं चार्टर से चल। अभी ये कौन सी किताब में लिखा है कि हराम वाले ही चार्टर में चलेंगे, राम वाले नहीं चलेंगे? नहीं है कि मैं उसमें चलूं कि ऑटो में चलूं, मुझे उस काम से इश्क है। मुझे बताया गया था मुझे 1 घंटे बोलना है केवल, पर मुझे बोलने से इश्क है। जैसे ही आपने सुनना शुरू किया, उससे पहले आप बेचैन थे, जैसे ही आपने सुनना शुरू किया मेरे अंदर से आना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे अपने काम से इश्क है, मुझे आपसे संवाद करने से इश्क है, मुझे आप तक बात पहुंचाने से इश्क है। तो अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री से इश्क करो, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स से इश्क करो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स से इश्क करो। इसलिए मत पढ़ो कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, वरना तो फिर वही होगा जो हम लोगों के साथ हुआ था कि बहुत सारी चीजें पता ही नहीं थी। शुरू में हम सोचते थे कान की तरह रट लो और सवाल होता नहीं था हमसे। एक ट्रेन 40 की स्पीड से 100 किलोमीटर गई और 60 की स्पीड से वापस लौटी, तो एवरेज स्पीड क्या हुई? 50 लिखी है ही नहीं। बाद में पता, काम से इश्क ही नहीं था। बाद में पता चला जब तक इससे प्रेम नहीं होगा तब तक नहीं होगा। एक और बात आपको बताऊं, फिर एक कविता जो कह रहे हैं सुना दूंगा। जब इंजीनियरिंग नहीं हुई हमसे, IIT नहीं मिली, मेरे पिताजी बहुत दुखी हुए, मेरी माँ उनसे ज़्यादा दुखी हुई। एक दिन गर्मियों के दिन थे, हम लोग छत पे सोते थे, क्योंकि लाइट ऐसी थी, मतलब पंखा तभी हिलता था जब कभी भूकंप आता था, और कभी अचानक पंखा हिलने लगे तो लोग सोचते थे भूकंप तो नहीं आ गया। लाइट वाइट आती नहीं थी, यार इसको नीचे कर लो, ये क्या छाता है, इसको नीचे कर लो। तो मेरे पिताजी को लगा कि मैं सो गया हूँ, और मेरी माँ बहुत दुखी थी। तो मेरी माँ ने कहा कि इस लड़के ने सब बिगाड़ दिया, अच्छा खासा इंजीनियर हो जाता, लास्ट बच्चा है, हम लोग गंगा नहा जाते। दिन भर गाली देने वाले मेरे पिताजी ने एक ऐसा वाक्य बोला जिससे मेरा आत्मविश्वास हिमालय पे चढ़ गया कि अब तो मैं देश का नंबर 1 कवि बन के दिखाऊंगा। मेरे पिताजी ने मेरी माँ से बोला बहुत देर बात करके, अरे सो जा, जीनियस है, घास भी काटेगा तो कुछ अलग तरीके की काटेगा, सो जा आराम से। उस दिन आत्मविश्वास आया कि 501 रुपए और 301 रुपए का पेमेंट कवि सम्मेलन का, इसे 30 लाख पहुंचाया जा सकता है। बात 30 लाख की नहीं है। 30 लाख लेके मैंने कोई गीत गोविंद भाग 2 नहीं लिख दिया, मैंने तुलसीदास जी की मानस के साथ कुछ और 4 पंक्तियां नहीं जोड़ दी। मैंने जो लिखा बड़ा कच्चा पक्का है, 100 साल बाद मेरा निर्णय होगा। मेरी लड़ाई 30 लाख की इसलिए नहीं है कि मैं महान कवि हूं, मैं युग कवि हूं, तुम कहते हो, मैं नहीं कहता। मेरी लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि जब बिहार का एक गाना जो किसी लोक कवि ने लिखा था, गाया किसी और ने, डांस की कोरियोग्राफी किसी और ने की, और 4 दिन शूटिंग के बाद 3.5 मिनट का डांस करने वाली उस अभिनेत्री को जब 50 लाख दे सकते हो, तो आत्मा जलाने वाले कवि को 50 लाख क्यों नहीं दोगे? देना पड़ेगा। अपना अस्तित्व मनवाने से मनेगा। पत्रकार मित्र खड़े हैं यहां पर, क्या हालत थी अखबार के पत्रकारों की? टेलीविजन का समय आया, पत्रकारों की वक्त बढ़ी, अध्यापक लोग खड़े हैं, कितना भी अच्छा अध्यापक हो, गवर्नमेंट कॉलेज में कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, फिजिक्स वाला बहुत अच्छा है, मैथमेटिक्स वाला आता ही नहीं है, सैलरी दोनों की बराबर है। अब हो गया, हाँ ठीक ठीक। अब कोचिंग सेंटर में सर के नाम से एडमिशन होता है। सर कहाँ पढ़ा रहे हैं, आप किस में पढ़ा रहे हैं? अभी एक आए थे मेरे पास आपके अध्यापक, मुझे बता रहे थे कि मैं वहां मिला था आपको मुरादाबाद पेस में, क्या नाम है उसका, स्कॉलर्स डैम, विवेक के यहाँ। इनकी ख्याति होगी तभी तो आप खींच के लाए कि यहाँ आ जाओ, और ज्यादा ख्याति हो जाएगी तो माहेश्वरी बंधु ले जाएंगे कोटा कि यहाँ आ जाओ, उसमें क्या दिक्कत है, उन पे पैसा आपसे ज्यादा है। तो आप कैसे चमकोगे बॉस? आपका वेतन कैसे बढ़ेगा? आपका ब्रांड कैसे बढ़ेगा? देखो, गोंडवाना की खान से निकले हुए पत्थर को कोहिनूर तो कोई भी बना देता है।
अरावली की पहाड़ी से गिरे हुए पत्थर को कोहिनूर बनाओ, तब कहलाओगे कि जौहरी हो, तब कहलाओगे। आईआईटी में जाते हैं तो कौन लड़के मिलते हैं? जो पहले ही छनछना के सबसे बड़े थे। अगर आपने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के को गूगल का हेड बनवा दिया तो फिर आप टीचर थे। कोटा में तो इकोसिस्टम है, सीकर में तो इकोसिस्टम है, चंबल में नहीं है, ग्वालियर में नहीं है। अभी जहां के अध्यापकों को, यहाँ के विद्यार्थियों को लक्ष्य दे रहा हूं कि आने वाले वर्ष में और उससे आने वाले वर्ष में अगर आपने फर्स्ट 100 की सूची में ग्वालियर के लोग बढ़ा दिए तो जितनी मेहनत मेरे प्यारे भतीजे रामू और उसके पिताजी कर रहे हैं ग्वालियर के लिए, जितनी मेहनत सरकार कर रही है, उससे दुगने लोग यहाँ आएंगे इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को पूरी दुनिया से ले लेके वहां पढ़ाएंगे। कोटा में क्यों हुआ? एक बंसल साहब के पैर में चोट लग गई, जेके में नौकरी करते थे मेरे भाई साहब के साथ, मेरे बड़े भाई टेक्सटाइल इंजीनियर, दोनों साथ नौकरी करते थे कोटा में, जेके में। बंसल साहब का पैर टूट गया, डॉक्टर ने प्लास्टर बांध दिया, कहा 6 महीने कुछ नहीं कर पाओगे तो क्या करें? अड़ोस पड़ोस के बच्चे बिठा के पढ़ाने लगे। 6 बच्चे पढ़ाए, अगली साल में 3 IIT निकाल गए। अब 30 आ गए, हमारा भी पढ़ा दो, हमारा भी पढ़ा दो, पढ़ाने शुरू कर दिए। फिर और टीचर ले लिए। आज कोटा की सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई, केवल कोचिंग बच गए, केवल लोग बच गए। तो इस छोटे से हॉल में विज्ञान पथ के इस कार्यक्रम में हो सकता है आने वाले 20 साल के चंबल के बच्चों का भविष्य लिखा जा रहा हो कि यहाँ से ऐसा माहौल बने कि ग्वालियर में जिधर जाओ, बिहार के, उत्तरांचल के, दक्षिण के, यहाँ तक कि सूडान उड़ान के बच्चे पढ़ने आए हुए हैं कि अगर इंजीनियर बनना है तो ग्वालियर चलो, विज्ञान पर चलो, वो करना चाहिए। छोटा सपना देखना अपराध है बेटा, छोटा सपना मत देखो। मैं अपने संस्थान के लोगों से भी कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, हमारे संस्थान के सारे बच्चे कुमार विश्वास बनना चाहते हैं। बेटा कभी भाई मैं क्यों बनना चाहते हो तुम? मैं तो बन गया, तुम खुद बनो ना। मैं यहां तक लाया, तुम ये काम करो कि मैं तो चलो IIT ले गया था, तुम ऐसा करो कि अमेरिका में कोई राष्ट्रपति ऐसा हो ही नहीं जो तुम्हें सुने बिना राष्ट्रपति बने। क्या बढ़िया बात है साहब, हैं? हिंदी कवि है साहब, राष्ट्रपति सुनते, सोचो कितना अच्छा लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ है और गौरव चौहान अपना छाया जाए चिल्ला चिल्ला के करता है, कितना सुंदर है। और कान में गुंडी लगाए हुए समझ रहा है कि क्या कह रहा है? लेकिन ये सपना बड़ा लग रहा है, ये सपना थोड़ा ज्यादा कष्ट कर, यही तो सपना है, यही तो देखना है। फिलीपींस के लोग, रशिया के लोग, कोई दीवाना कहता है गा के लोड करते हैं, लोग कहते हैं हो तो गया, मुझसे लोग कहते हैं कर तो लिया और क्या करोगे? मैंने कहा नहीं, अधूरा है। जिस दिन ब्राजील के बीच पर सनबात लेते हुए लड़कियां कोई दीवाना कहता है गाएंगी, उस दिन मानूंगा कि मेरी कविता दुनिया में है। अगर हम उनका उलाला उलाला गा सकते हैं तो वो भी हमारा कविता गा सकती है। बड़ा सपना देखिए। जिस देश में आप पैदा हुए हैं, इस सदी में छोटा सपना देखना अपराध है। माता पिता से भी अनुरोध करता हूं, बड़ी मेहनत आप अपने बच्चों पे कर रहे हैं, मनुष्यता सिखाइए। आपके घर में काम करने वाले सेवक को, हाउस हेल्प को अगर वो नौकर कहता है तो फिर IIT मत पढ़ाइए उसे, बेकार है। तमीज सिखाइए उसे। जब भी आपके घर में काम करने वाली सहायिका उसे चाय दे, थैंक यू दीदी बोलता है कि नहीं बोलता है, ये सिखाइए उसे। हमने तो 3-3 नौकर लगा रखे हैं बिट्टू के लिए। नौकर नहीं लगा रखे हैं आपने सहयोगी लगा रखे हैं। अगर बिट्टू में इतनी तमीज नहीं है कि नौकर समझता है तो बुरा मत मानना। बिट्टू जिस दिन सफल हो जाएगा, IAS हो जाएगा, उस दिन आपको भी नौकर समझेगा कि मेरा बच्चा पाल रहा है मेरा बाप। सिखाइए उन्हें, सॉरी कहना सिखाइए, उन्हें थैंक यू कहना सिखाइए। अगर वो किसी लड़की के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहा है तो खुश मत हो जाइए कि तुम्हारे लड़के की मसें भीगने लगी है, लड़का हो गया है। तैयार रहिए कि आप एक चेतना से व्यभिचारी पैदा कर रहे हैं। कल आपको फंसाएगा, आपको शर्मिंदा करेगा। इसलिए पहली बार जब उसके मुंह से किसी लड़की के बारे में कुछ निकले, उसी समय मां होने का अधिकार प्रयोग कीजिए और कान पर ऐसा चापड़ मारिए कि चेतना तक तरंग फैल जाए कि ऐसा नहीं बोलना। जिस दिन आपकी लड़की
दिस इज माई लाइफ कह के कोई ऐसी उपद्रव धर्मी बात करे, वो दिन सिखाइए उसे तमीज। ये नहीं चलेगा घर में, सब कुछ चलेगा, लाड़ चलेगा, सूट चलेंगे, जो भी ब्रांड कहोगे खरीद के दिया जाएगा, जहां खाना खाने कहोगे लेके जाएंगे, लेकिन यह अभद्रता नहीं चलेगी। फिर कह रहा हूं, जिस दिन वो आपके ससुर आपकी सास के बारे में आपसे गलत बातें करें, उस दिन तैयार रहिए कि आपका जीवन नारकीय होना शुरू हो रहा। महिलाओं के हाथ नहीं खुले इस बात पे, सोचा कि इस पे क्या ताली बजाएं। करना पड़ेगा आपको, इसके बिना मार्ग नहीं है। हम सब, मैं, आप, रमेश भाई, ये बच्चा, हम सब बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए। हम किसी रईस के बेटे नहीं हैं। हमने 2 तारीख 3 तारीख को वेतन की प्रतीक्षा की। इतने विद्वान पिताजी के हमने देखा है कि अखबार वाला पैसे मांगने आता था तो कहते थे, रामफल बेटा 5 को ले लियो। जी गुरुजी। लेकिन 5 को ले लियो में भी मेरे पिताजी ने कादम्बनी पढ़वाना, दिलमान पढ़वाना, सारिका पढ़वाना, साप्ताहिक हिंदुस्तान पढ़वाना बंद नहीं किया। और यही कारण है कि उन्हें पढ़ा तो मेरे पास आज ये है कि मैं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया में बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, सारे बच्चों से कहा, 5 भाई बहनों से, हम 5 भाई बहन टॉपर हैं। जो जिस क्लास में आया उसने जिला और प्रदेश टॉप किया। भाई मेरा वाइस चांसलर है, 2 प्रोफेसर्स हैं, एक इंजीनियर हुआ। जो जिस क्लास में आया उसने क्लास टॉप करी। मेरे पिताजी का एक ही कहना था, कपड़े तो 2 ही जोड़ी दिलाऊंगा साल में, लेकिन किताब 50 लेगा ना तो जमीन बेच के किताब दिला दूंगा, किताब फिर नहीं लेंगे, कोई नहीं करना। तो थोड़ा हम बहुत छोटी बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं। हमें केवल इस बात पर संतुष्ट नहीं हो जाना है कि हम यहाँ तक पहुँचे, हमें इस बात पर संतुष्ट होना है कि पृथ्वी छोड़ते समय हम इस देश को कुछ अच्छे नागरिक देकर विदा हों, जिसके लिए दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको ठीक लगी होंगी, कुछ बातें अरुचिकर भी लगी होंगी, अच्छी न लगी होंगी, उनके लिए मैं आपसे क्षमा इसलिए नहीं मांगता कि मेरा अभ्यास है ऐसी बातें बोलने का, और मैंने तो अपना नहीं छोड़ा, आप तो फिर भी पराए हो, पहली बार मिले हो तो मैं बोलता ही रहता हूँ। अभी 5-6 दिन पहले बोलती थी, वही बहुत अरुचिकर लग गई लोगों को। तो ऐसा चलता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई मुझसे पूछ रहा था अभी एबीपी चैनल पे कि कैसे बोल लेते हो। मैंने कहा, कबीर ने तो गरीबी में बोला था, तुलसी ने तो गरीबी में बोला था, हम तो मर्सिडीज में चल के बोल रहे हैं। अगर हम भी नहीं बोले तो फिर क्या होगा। मैंने अपनी पंक्ति कभी कही थी कि स्वर लय ताल छीन लो चाहे। रचनाकार लोग बैठे, तुम ध्यान रखना, विधायकों को देख के, सांसदों को देख के भाषा मत बदला करो। ये मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं तभी से लगा हुआ हूं काम पे। साथ आए हैं मेरे, नोएडा से साथ आया हूं, साथ जाऊंगा इनके। और भले आदमी अभी तक, लेकिन बोलेंगे, क्योंकि हमारा काम ये है। जैसे इनका काम है कानपुर के जनप्रतिनिधि होने के नाते बाकी समस्या सुनना, जैसे इस बच्चे का नाम है आपकी प्रॉब्लम्स जो आप पढ़ने में फिजिक्स में आ रहे हैं उसे एड्रेस करना, ऐसा मेरा काम है। हम मां भारती के हाथे के कुत्ते हैं। इसमें कोई भी चोर घुसेगा तो हम रोटी का लोभ छोड़कर उस पर भौंकेंगे, उसकी टांग पकड़ेंगे। स्वर में ताल छीन लो चाहे, प्राणों से भैरव गाएंगे। पंक्ति सुनिए मेरी 2 और बताइएगा कि स्वर लय ताल छीन लो चाहे, प्राणों से भैरव गाएंगे। हम भी अगर नहीं बोले तो खुद को क्या मुंह दिखलाएं। इस देश से लोकप्रियता लोगे, इस देश के टिकटों के पैसे लेकर अमीर बनोगे, इस देश से 30 मिलियन 40 मिलियन की फॉलोअरशिप रखोगे, और औलाद हो जाएगी तो पूरी पृथ्वी पर तुम्हें नाम नहीं मिलेगा। एक आतंकी के, एक आताताई के, एक डकैत, एक गुंडा जो इस देश में घुसकर लूट कर गया था, मां बहनों के बलात्कार करके गया था, उसके नाम पर नाम रखोगे। राम के देश में, कृष्ण के देश में, जहां अर्जुन के ही 12 नाम हैं, तुम्हें इतना नाम का अकाल पड़ गया कि तुम एक लुटेरे नवाब के, एक लुटेरे राजा का नाम रखते हो, तो सवाल तो तुमसे करेंगे भाई साहब। हमें नहीं आना तुम्हारे फिल्म फेयर में, हमें नहीं आना तुम्हारे जी सिने अवार्ड में, हमें नहीं आना कि तुम्हारे यहाँ जो बड़े सेठ की शादी हो जिसमें सब नाचते हो उसमें नहीं नाचना।
हमें यही अच्छा है कि अमीनी चौराहों पे जाएं, ग्वालियर नुमाइश जाएं। ये इसने बुलाया था हमारे भतीजे ने 2 साल पहले, 50-60 हज़ार आदमी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में बड़े बड़े मंत्री रजाई ओढ़ के बैठे हुए थे। हाँ, जैसे पोलिंग के दौरान कांग्रेस। अच्छा, डर से बचा, एक लाइन बोलो तो 50,000 आदमी गा रहा था। यही सीखिए, अंत में कुछ नहीं है। डॉक्टर त्रेहान और डॉक्टर सरीन के कहने पे वही मिलेट की रोटी खाओगे, वही शुगर की जगह गुड़ पियोगे थोड़ा थोड़ा, वही सुबह सुबह आंवला और वो त्रिफला चाटोगे, करेले का जूस पियोगे, घूमने जाओगे। एक दिन शाम को यहाँ दर्द होगा, तुम्हें लगेगा गैस का है। डॉक्टर साहब बताएंगे नहीं नहीं नली बंद हो गई है, बाईपास करना पड़ेगा। सब यही रह जाएगा। और अमेरिका रिसर्च कर रहा है, भारत रिसर्च कर रहा है, जो कुछ बोला गया था वो सुना जाएगा। शब्द ऊर्जा है, अक्षर है। E = mc²। ना पैदा की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। 100 साल बाद मैं नहीं रहूंगा, लेकिन इस अंतरिक्ष में मेरी आवाजें जो जो मैंने बोला था अंदर बाहर, वो सब सुनी जा रही होंगी। तो 100 साल बाद मेरा पड़पोता तय करेगा कि नाना नीच आदमी था कि अच्छा आदमी था। ये जन्म तो सुधर ही गया, मैं तो अपना अगला जन्म सुधार रहा हूं। भगवान ने गीता में क्या बोला था, उनकी आवाज सुनोगे, आएगा। यूनिवर्स की सारी आवाजों की कोडिंग चल रही है, डेटा बैंक बनेगा। आप यूं करके रिसर्च मारोगे, तुरंत कहोगे आइंस्टाइन ने क्या बोला था, हिटलर से खड़ाक से निकल के आ जाएगा। उसी समय पता चलेगा कि नायक कौन थे और खलनायक कौन थे। तो विजेता बनने के लिए नहीं, इतिहास में नायक बनने के लिए मेहनत करनी शुरू कीजिए, ताकि इस जन्म में भी गर्व से जियो और जाने के बाद तुम्हारी पुश्ते गर्व से जिए कि जिसके खानदान में पैदा हुए वो पूरा मनुष्य था, अच्छा आदमी। कुछ एक पंक्तियां मैं सुना दूं, ऐसा कहा गया है। सर प्लीज प्लीज सर प्लीज। हालांकि इसके पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन ये अनमोल जी इतने अच्छी हैं कि अनमोल जी बैठिए आप, बहुत आराम से आराम से। आज की जो आयोजिकाएं जिन्होंने किया, उनका अनुरोध है कि मैं कुछ एक पंक्तियां सुना दूं, तो मैं सुना रहा हूं, निवेदन करता हूं। सुनाने के लायक मन तो नहीं था क्योंकि सब कुछ बातें अच्छी हो चुकी, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। इस पे क्या करना था आपको? तो इसके लिए दूसरे कोचिंग सेंटर में जाऊं कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। कैसे लोग हैं बताओ? IIT में रैंकिंग नीचे आई, मर गए हैं। पत्नी ने जोर से बोल दिया, मर गए। हम अगर ये सोचने लगते हम तो 250-300 बार मर चुके होते हैं। हमारे पिताजी आज भी बिना अपमानित किए बात शुरू ही नहीं करते। वो सुबह ही सुबह जैसे बोले हाँ भाई महाकवि, तो समझ जाओ आज लंका लगेगी। क्योंकि जब मैं छोटा था कविता लिखता था तो मेरी माँ को चिढ़ाने के लिए वो कहते थे कहाँ गया तुम्हारा महाकवि। क्योंकि भारत में अगर पुत्र कुछ खराब काम कर दे तो अक्सर पिता माँओं को टोकते हैं, जैसे यही डाउनलोड करके लाई हो। तो बेचारी माएँ सहती रहती हैं। हमारे पिताजी कहाँ गया महाकवि, चिढ़ाने के लिए। तो देखो पढ़ता लिखता नहीं है, कविता लिखता है। ABP चैनल ने एक प्रोग्राम बनाया 4 साल पहले, महाकवि। पूरे देश में उसकी ब्रांडिंग की, मैंने प्रस्तुत किया। तो एक दिन मेरी माँ मेरे पिताजी के साथ कार में बैठ के जा रही थी, तो साहिबाबाद में जहाँ बीच में लाल बत्ती आती है वहाँ बड़ा सा होर्डिंग पूरी सड़क पार करके लगा हुआ था, जिसमें मैं खड़ा हुआ था, लिखा हुआ था महाकवि। तो मेरी माँ ने मेरे बाप को कहानी मारी। मेरे पिताजी ने कहा हाँ, बोले देखो क्या लिखा है। बोले हाँ हाँ, बोले नहीं बोलो। बोले हाँ पढ़ लिया। अरे बोले पूरे जन्म जन्मांतर से, बोले आज तो बोलो महाकवि। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। बिल्कुल मन छोटा मत किया करो। 4 दिन से 5 दिन से यही चल रहा है ट्विटर पर, चैनल पर, मेरी बेटियों के फोटो,
जो उन्होंने अपने विश्वविद्यालयों में पहने हैं कि देखो कैसे कपड़े पहनती हैं। कपड़े से चरित्र तुम नापते होगे भाई, हम तो आत्मा से चरित्र नापते हैं। तो तुम्हारा क्या होगा कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। और जिनमें खुददारी हो अगली 2 पंक्तियों में ऐसा माहौल उठाना कि मैं 1-4 लाइन और सुना के विराम दूं। उसी की दी हुई दौलत उसी के, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। जिनके हाथ खाली हो कम से कम वो अगली पंक्ति पर आ जाना, बाकी तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हवा का काम है चलना, दिए का वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। करो। बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। टाइमिंग बेटा ठीक है। हाँ, राजनीति में हमारी यही खराब थी, वरना हम भी यहीं बैठे होते जाए बैठे। बहुत बिखरा बहुत टूटा। अवस्थी जी यार आप तो ताली बजाओ। भाजपा के सांसद की क्या मेहनत। एक बार टिकट मिल जाए, मोदी जी का फोटो लगा दो, इधर कमल का फूल बन गए सांसद, और क्या करना है। बहुत बिखरा, बड़ी अच्छी पार्टी है। ओहो क्या आनंद है। मतलब इतना आज मुझको, मैं भाई साहब से मिलने गया आदरणीय तोमर साहब से, तो भाजपा के 2 विधायक मिल गए। पता नहीं नए थे कि पिछली उधर से आए थे कूद के। तो मैं दोनों से गले मिला तो अवस्थी जी मुझसे कह रहे थे आप ज़्यादा भाव नहीं दे दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, भाजपा के हर विधायक से गले मिलो, पता नहीं कब मुख्यमंत्री बन जाए। बहुत क्या अद्भुत काम होता है। जो बन रहा है उसे पता नहीं कि मैं बन रहा हूँ। 128 लोग जीत गए राजस्थान में, प्रधानमंत्री जी गए बहुत अच्छा चुनाव लड़े आप सब ठीक है, सब जीत गए। वो पीछे खड़ा था पुराना कार्यकर्ता बेचारा, 30 साल मजा हुआ। बेटा आप भी लड़े थे? जी भाई साहब। क्या नाम बेटा आपका? जी भजन लाल। आओ बेटा आओ, मुख्यमंत्री आओ। वसुंधरा जी के भाई साहब में आप भजन करो। बिल्कुल अद्भुत मामला है कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। और अंतिम 2 पंक्तियां सुनिए और विदा कीजिए मुझे। हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। बताना मुझे, दोनों हाथ उठाकर इस बार, अगली बार। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाए कभी मैं कह नहीं पाया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं पढ़ आपको बहुत धन्यवाद देवर्षि जी, आपके मित्र अनिरुद्ध जी, परमवीर जी। अच्छा सचिन अवस्थी का भी धन्यवाद करना है हमें, ये तो हमारा भतीजा, इसका क्या धन्यवाद, इसकी जिम्मेदारी है हमें लाना। आप सबको इस विज्ञान पथ की बहुत शुभकामनाएं। बस चलते चलते आपसे यही एक प्रार्थना करता हूँ कि आनंद मंगल उत्सव के लिए कुछ भी कह लिया सुन लिया जाए। हम देश के जिस वक्त में इस समय खड़े हैं वहाँ इस देश के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपने परिवारों को तैयार कीजिए। हर व्यक्ति एक सेना नायक की तरह काम करे ताकि विश्व गुरु बनने का भारत का सपना पूरा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चले।